पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और उनके डायपोल मूवमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम कुछ और मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट और उनके कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। ये लीजिए साहब, हमारे पास में ये एक कंपाउंड बच्चों जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन और दोनों कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ी और दोनों ही कार्बन से बच्चों मैंने क्लोरीन जोड़ी। ये एक मॉलिक्यूल है बच्चों। इसी मॉलिक्यूल को लिखने का एक और तरीका भी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उस तरीके से भी लिख देता हूँ। आप अगर दोनों मॉलिक्यूल्स देखें बच्चों तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है। क्यों सेम है? दोनों में डबली बॉन्डेड कार्बन है, दोनों में है। दोनों में इस कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ी है, यहां पर भी वही है। इस कार्बन से हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ी, यहां पर भी वही है। दोनों मॉलिक्यूल डिट्टो सेम है। सिर्फ एक बात का अंतर है बच्चों, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, जबकि यहां दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है। फिर से ध्यान दीजिए, हियर बोथ द हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। और दोनों क्लोरीन सेम साइड है, जबकि यहाँ क्लोरीन अपोजिट साइड, हाइड्रोजन अपोजिट साइड। और ऐसे मॉलिक्यूल्स बच्चों जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम लोग सिस या फिर सिन कहा करते हैं। When same groups are attached on the same side, जब सेम ग्रुप बच्चों सेम साइड होंगे तो उसे सिस या फिर सिन कहा जाएगा। और जब सेम ग्रुप बच्चों अपोजिट साइड होंगे तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रांस, या दूसरी भाषा में बच्चों एंटी। एक्चुअली सिस का मतलब होता है बच्चों सेम साइड, जब एक ही तरफ हो, और ट्रांस का मतलब होता है बच्चों अपोजिट साइड, यानी कि विपरीत तरफ हो। जब बच्चों वो सेम साइड होंगे, समान तरफ होंगे बच्चों, तो उसे आप सिस या फिर सिन कहेंगे। और जब वो अपोजिट साइड विपरीत तरफ होंगे तो उसे आप ट्रांस या फिर एंटी कहेंगे। तो ये सिस है बच्चों और ये ट्रांस है। इस कंपाउंड का अगर मैं नाम लिखना चाहूँ बच्चों तो और मैं लिख सकता हूँ इसका नाम बच्चों 1,2-डाइक्लोरोइथीन। ये मैंने इसका IUPAC नेम लिखा है। हो सकता है आपको IUPAC नेमिंग आती हो, अगर नहीं आती तो भविष्य में आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी देखिए बच्चों, दिस 1,2-डाइक्लोरोइथीन कैन बी रिटन इन 2 वेज। अभी यहां पर बच्चों सेम साइड आ गए तो सिस, अपोजिट साइड आएगा तो एंटी या ट्रांस। अब क्या हो रहा है बच्चों, जब इनका डायपोल बनेगा तो डायपोल बनते समय क्या होता है बच्चों, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हो। आपको मैंने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में बताया, केमिस्ट्री में हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ कार्बन क्लोरीन की ये, कार्बन क्लोरीन की ये। तो इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट आ रहा है साहब, इसका नेट डायपोल मूवमेंट आ रहा है बच्चों इस तरफ, क्योंकि चारों ही डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, ऑल दी 4 डायपोल मूवमेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में आ जाने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों आप देख रहे हैं, इसका नेट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है। और अगर नेट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों वो पोलर यानी कि ध्रुवीय होगा। अब यहां अगर मैं देखूं तो साहब देखिए, ये हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन क्लोरीन, ऐसा है, ये हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन क्लोरीन। अब मुद्दे की बात देखिए बच्चों कि इन दोनों का डायपोल मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, इन दोनों का डायपोल मूवमेंट राइट डायरेक्शन में, और ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे बच्चों। इन दोनों का डायपोल मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में, इन दोनों का राइट डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल है, वैसे ये भी कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल है। दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जानी है। जैसा ये वैसा ये कैंसिल हो जानी है, जैसा ये वैसा ये कैंसिल हो जानी है बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन का ये है, कार्बन हाइड्रोजन का ये, कार्बन क्लोरीन का ये, कार्बन क्लोरीन का ये, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों तो फिर ये जो नेट डायपोल मूवमेंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 आएगा, सो दिस मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल होगा बच्चों? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये अध्रुवीय होगा, जबकि पिछला वाला बच्चों पोलर था। ठीक इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों। ये लीजिए कार्बन कार्बन, और यहाँ पर बच्चों ये मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये बच्चों मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिया। ऐसा सच अगर देखा जाए तो अब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बॉन्ड एंगल जो होंगे बच्चों 120 डिग्री के होंगे। यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, अदरवाइज कायदे से देखा जाए तो sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनना चाहिए, बट कोई बात नहीं, चलिए कि अब ये जो कंपाउंड है बच्चों, दिस कंपाउंड इज सिस, जिससे हम लोग सिन भी कहा करते हैं। और इसी कंपाउंड के स्केलेटन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है बच्चों। ये लीजिए साहब, एक तरीका ये है, कुछ इस तरह का आप देख पा रहे हैं। और ये जो कंपाउंड है बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांस कंपाउंड, या जिसे बच्चों हम लोग एंटी भी कह सकते हैं। अब क्या हो रहा है,
यहाँ डायपोल मोमेंट ऐसा है, यहाँ डायपोल मोमेंट ऐसा है। बच्चों आपको पता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कार्बन कम, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी आई। और इसी तरह से अल्काइल ग्रुप और कार्बन में भी अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव होता है बच्चों, और हाइड्रोजन और कार्बन कम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ डायरेक्शन ऐसी आएगी, यहाँ डायरेक्शन ऐसी आएगी। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि एक डायपोल मोमेंट ऐसा है और दूसरा डायपोल मोमेंट ऐसा है, एंड डायरेक्शंस आर एब्सोल्युटली अपोजिट। तो कैंसिल करेंगी, लेकिन क्या ये पूरी तरह से कैंसिल कर पाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन का डायपोल है बच्चों, ये कार्बन मिथाइल ग्रुप का डायपोल है। अवश्यम भावी रूप से बच्चों ये वाला डायपोल डिफरेंट है और ये वाला डायपोल डिफरेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डायपोल मोमेंट्स आर डिफरेंट। इस डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ और इस डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ बच्चों डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए बच्चों एक मिनट के लिए कि ये वाला डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ है 1 और इसकी है 1.5, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी? ऑफ कोर्स करेंगी। लेकिन क्या ये पूरी तरह से कैंसिल करेंगी? नहीं करेंगी। लाइकवाइज ये 1 और ये 1.5, मैंने एक रैंडमली अपने मर्जी से वैल्यू मान ली, तो इस 1 और 1.5 का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो इधर आएगा, क्योंकि जो लार्जर मैग्नीट्यूड का है वो डोमिनेटेड होगा। तो दीज टू विल कैंसल ईच अदर, बट स्टिल दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ऐसे ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन जो है पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ रही है नीचे और एक की आ रही है ऊपर, और इस तरीके से इनका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा बच्चों वो कहीं यहाँ आ जाएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। इन दोनों का जो नेट डायपोल, क्योंकि दीज टू आर कैंसलिंग, बट आर दे कैंसलिंग कंप्लीटली? नो। These two are cancelling, but are these two cancelling completely? No. So इन दोनों का डोमिनेटेड बच्चों नीचे आया, इन दोनों का डोमिनेटेड ऊपर गया, रिजल्टेंट इधर आ गया। So what I see that its dipole moment is net dipole moment is not zero. Some non-zero finite value we are getting, and it does mean this molecule is a polar molecule. While when I talk about this case, what I see, मैं क्या पाता हूं बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा है, यहां हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा है, ये मिथाइल कार्बन का ऐसा है, ये मिथाइल कार्बन का ऐसा है। अब यहां पर भी वही पिक्चर बन रही है, ये दोनों की दिशाएं विपरीत हैं बच्चों। इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन नीचे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे ही इन दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह कैंसल कर पा रही हैं? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन कार्बन का, ये भी हाइड्रोजन कार्बन का, सो दीज टू विल कैंसल ईच अदर कंप्लीटली। Likewise, these two will cancel each other completely, and what I see that its net dipole moment, my dear student, is equals to 0. इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0, 0, 0 है, और इसीलिए बच्चों ये नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहां पर भी अपोजिट थी पर वैल्यूज इक्वल नहीं थी। भाई इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी 1.5 थी, क्या दोनों कैंसिल कर पाई, लेकिन पूरी तरह से नहीं, यहां पूरी तरह से कैंसिल हो गई। तो बच्चों यहां आपने देखा कि सिस का नॉन जीरो था, ट्रांस का जीरो था। यहां आपने देखा बच्चों सिस का जीरो था, नॉन जीरो था, और ट्रांस का जीरो था। एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। ये जो कंपाउंड लिखा था मैंने, दिस वाज बच्चों 2-ब्यूटीन, दिस वॉज 2-ब्यूटेन। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल बच्चों। ये लीजिए, ये कार्बन, और बच्चों ये मिथाइल, ये बच्चों एक सेकंड सॉरी, हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये कार्बन और ये मिथाइल ग्रुप, बच्चों ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसी के स्केलेटन को, इसी के स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करता हूँ मैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर बच्चों मिथाइल ग्रुप है। नाउ व्हाट आई फाइंड बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो ऐसी आ रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, और इसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, और इसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है। क्यों आ रही है? मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा। बिटवीन कार्बन एंड मिथाइल, मिथाइल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिलेटिवली, तो ये नीचे की तरफ आई, ये ऐसी आई, ये ऐसी आई, ये ऐसे आई। और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि इन सब का जो नेट आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि जैसे इसका नीचे आया, इसका भी नीचे आया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों वो नीचे आया। ऐसे इसका ऊपर गया, इसका भी ऊपर गया, तो इन दोनों का ऊपर गया। तो जो इनका जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा।
बच्चों इसका नीचे इसका भी नीचे, तो कुल मिलाकर नीचे गया, और इसका ऊपर इसका भी ऊपर, तो कुल मिलाकर ऊपर गया, तो नेट कहीं यहाँ आएगा। तो इस केस में बच्चों जो नेट डायपोल मूवमेंट है, नेट डायपोल मूवमेंट जो है बच्चों दैट इज नॉन जीरो, एंड सिंस इट इज नॉन जीरो आई कैन से दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये ध्रुवीय अणु होगा बच्चों। और यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर देखिए बच्चों, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा, और इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा। और क्या पिक्चर बन रही है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। जिस तरह से ये कार्बन और मिथाइल ग्रुप का है बच्चों, वैसे ही ये कार्बन और मिथाइल ग्रुप का है, और दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट है। सो दीज टू विल कंपनसेट, काउंटर बैलेंस ईच अदर कंप्लीटली, लाइकवाइज दीज टू विल आल्सो कैंसल ईच अदर कंप्लीटली। सो नो नाउ व्हाट आई फाइंड साहब, इस केस में जो नेट डायपोल मूवमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई कैन से सच अ मॉलिक्यूल इज बच्चों नॉन पोलर। ये जो मॉलिक्यूल है साहब वो नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, हम लोग जनरली, अच्छा ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखकर आपको मालूम पड़ रहा है बच्चों, दिस इज सिस, एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस इज बच्चों ट्रांस। अब ऐसे आपने और बथेरे एग्जांपल देख लेने बच्चों, ढेरों सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड यू विल बी फाइंडिंग ओनली वन थिंग बच्चों, आपको हर बार एक ही बात मिल रही है। आप देखिए सिस का नॉन जीरो आया, यहां पर देखिए सिस का नॉन जीरो आया, सिस का नॉन जीरो आया, लेकिन ट्रांस का जीरो आया। तो जनरलाइज्ड वे में अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, सिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, और ट्रांस का डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। यही आप पा रहे हैं हर बार, मतलब सिस कंपाउंड नॉन पोलर होगा, और ट्रांस कंपाउंड भी सिस कंपाउंड नॉन पोलर होगा। यार मैं गलत बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा बच्चों। सिस कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो वो पोलर है, और ट्रांस का डायपोल मूवमेंट जीरो है मतलब वो नॉन पोलर है। यही कंक्लूजन बनकर आया। सो हम जनरलाइज वे में ये बोल दिया करते हैं कि बच्चों सिस का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो आता है इसलिए वो पोलर होता है, जबकि ट्रांस का जीरो आता है इसलिए वो नॉन पोलर होता है। वो मैंने सही कहा है, अदरवाइज मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये कहा जाता है। लेकिन बच्चों ये कहना गलत है। एक्चुअली बाई चांस ये जितने भी उदाहरण मैंने देखे, ये सारे उदाहरणों में आपको ट्रांस का जीरो मिला, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम ऐसे बथेरे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें ट्रांस का जीरो आएगा। तो जनरलाइज वे में कई सारे टीचर्स ये बोल दिया करते हैं बच्चों की ट्रांस का हमेशा जीरो होगा, पर ऐसा नहीं है। ये उदाहरण जरूर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें हम वापस सिस और ट्रांस कंपाउंड लेते हैं बच्चों। ये आप लोग बकायदा ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, ये मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड दिस इज बच्चों, दिस इज अ कंपाउंड जो कि सिस है, या दूसरी भाषा में कहें तो बच्चों सिन है। और दूसरा कंपाउंड बच्चों ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बच्चों ये हाइड्रोजन, बच्चों ये मिथाइल ग्रुप, और बच्चों ये इथाइल ग्रुप, और ये बच्चों हाइड्रोजन। नाउ व्हाट यू सी, दिस इज सिस कंपाउंड एंड दिस इज ट्रांस कंपाउंड बच्चों, ट्रांस कंपाउंड हो चुका है ये। अब यहाँ पर डायपोल मूवमेंट के बारे में हम बात करें तो इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा है, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा है, और इसका डायपोल मूवमेंट ऐसा है। कुछ ऐसा आया बच्चों। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे, लेकिन क्या पूरी तरह से कैंसल कर पाएंगे? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। बट आर दीज टू कैंसलिंग ईच अदर कंप्लीटली? नो, नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज इनकी वैल्यूज डिफरेंट है बच्चों। ये जो है साहब मैंने इसकी वैल्यू 1 मान ली, चलिए इसकी वैल्यू 1.5 मान ली, इसकी तो 1 मानी है, और सपोज कीजिए बच्चों ये 2। अब हो क्या रहा है बच्चों, ऊपर 1.5 जा रहा है, नीचे 1 आ रहा है। ध्यान दीजिए, ऊपर 1.5 जा रहा है, नीचे 1 आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस केस में बच्चों 0.5 ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है।
होप आपको मेरी बात समझ में आई है। ये 1 नीचे 1.5 ऊपर, मतलब कुल मिलाकर 0.5 ऊपर। ऐसे ही बच्चों 1 ऊपर 2 नीचे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 नीचे आ रहा है। ध्यान दीजिए, ये 1 और 1.5 का रिजल्टेंट 0.5 जो कि ऊपर की तरफ गया, और ये 1 और 2 का रिजल्टेंट 1 जो कि नीचे आया। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ नेट आएगा बच्चों, एक 0.5 और एक 1, दोनों का कुछ ना कुछ नेट आएगा, दोनों का कुछ ना कुछ नेट आएगा। और नेट आएगा बच्चों, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ जो डायपोल मूवमेंट होगा बच्चों वो नॉन जीरो होगा, वो नॉन जीरो होगा। नेट कुछ आ रहा है, मतलब वो नॉन जीरो। ये उदाहरण जो मैंने बनाया बच्चों, ये जरूर आपकी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। और नॉन जीरो है, मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं वापस से ट्रांस या एंटी के बारे में बात करता हूं बच्चों। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, इधर भी वही पिक्चर चलाकर देखते हैं। अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। पर क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर पाएंगे, हम इस बारे में विचार कर लेते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें बच्चों, तो ये वाला डायपोल मूवमेंट 1, ये 1 ने कैंसिल कर दिया, और ये 1.5 और ये बच्चों 2, ये दोनों तो चूंकि अपोजिट थे इसलिए कैंसिल हो गए, पूरी तरह कैंसिल हो गए। लेकिन ये दोनों भी कैंसिल होंगे, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल होंगे नहीं। इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो नीचे की तरफ 0.5 आ रहा है, और जबकि यहाँ देखा जाए बच्चों तो 1 और 0.5 दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा, और रिजल्टेंट दो के बीच में होता है। और मैं बता चुका हूँ, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ठीक बीच में होता है, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो जिधर वैल्यू ज़्यादा होती है उसके ज़्यादा क्लोजर होता है। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा क्लोजर 1 के क्लोजर करा बच्चों। ये लीजिए, अभी क्या हुआ बच्चों, अब यहाँ आप एक बात नोटिस कीजिए कि इन द प्रीवियस केस विच वाज सिस, आप देख सकते हैं बच्चों कि नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आया, वो पोलर आया। और यहाँ पर भी क्या जीरो आ रहा है, क्या वो जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, जबकि पिछले सारे केसेस में जीरो आया था। तो यहाँ पर बच्चों जो है नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं है, और इसलिए बच्चों ये मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो कई लोगों का जो ये मानना होता है बच्चों कि सिस का डायपोल मूवमेंट जो है वो हमेशा नॉन जीरो होता है और ट्रांस का हमेशा जीरो होता है, ये कहना गलत है बच्चों। बाई चांस अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब जो ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हैं वही ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हैं, जैसे मिथाइल हाइड्रोजन, तो फिर ट्रांस का जीरो आएगा। या सबसे पहला वाला जो केस लिया मैंने कि जो ग्रुप इधर जुड़े हैं, भाई यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो जीरो होगा। व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस डबली बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं बच्चों, अगर इस कार्बन से भी वही जुड़े तो मैं ठप्पा लगाकर बोल सकता हूं बच्चों कि ट्रांस का जीरो आएगा। लेकिन इफ इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, आप देखिए इससे पिछले वाले 3 एग्जांपल मैंने आपको बार बार बोला, आपकी कॉपी में कॉपी कीजिए बच्चों। अब आप इससे पिछले वाले तीनों मॉलिक्यूल्स, आप ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, या इधर एक नीचे जो मॉलिक्यूल लिखा था जो मैं मिटा चुका हूं, आप देखिए अगर वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन आर अटैच्ड टू दिस कार्बन, देन यू कैन से कि ट्रांस का जीरो है। अदरवाइज दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन, हाइड्रोजन मिथाइल, एंड व्हाट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दिस कार्बन, हाइड्रोजन इथाइल. So this is not a symmetric alkene because what groups are attached to this carbon are not attached to this carbon. Of course one atom is same, it is why we are saying cis or trans. मैं cis या trans तभी तो बोलूँगा जब कम से कम एक ग्रुप एक साइड हो या अपोजिट साइड हो, एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन हो। जैसे इन दोनों में हाइड्रोजन कॉमन था, तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं तो फिर आप उसे बोलते हैं सिस, और अपोजिट साइड आते हैं तो आप उसे बोलते हैं ट्रांस। अब हम जो कह रहे हैं बच्चों की जनरली कई सारे लोग बोलते हैं ट्रांस का हमेशा जीरो होता है, तो ये कहना गलत है बच्चों। ट्रांस का आप देखिए जीरो नहीं आया, इस केस में नहीं आया। लेकिन हाँ एक बात आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा, यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो 0.5 इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि वो 2 का रिजल्टेंट है, जबकि यहाँ पर एक ही है। इसलिए मैं एक बात कह सकता हूं बच्चों, क्या कि जो सिस कंपाउंड होगा उसका डायपोल मूवमेंट ट्रांस के डायपोल मूवमेंट से बच्चों ज़्यादा होगा। सिस का डायपोल मूवमेंट ट्रांस के डायपोल मूवमेंट से ज़्यादा होगा। यह कहना सरासर गलत है कि ट्रांस का हमेशा जीरो होगा।
सिमेट्रिक है तब बोल दीजिए, लेकिन अगर इफ इट इज अ नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल देन यू कैन नॉट से कि सिस का ट्रांस का जीरो होगा। भाई सिस का तो नॉन जीरो होगा, ये तो लिख दिया, सिस का नॉन जीरो है, लेकिन ये कहना साहब कि ट्रांस का तो हमेशा जीरो होगा, वो गलत है बच्चों। अगर वो असिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक अल्कीन निकल गया तो फिर ट्रांस का जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ सिस का ज़्यादा होगा और ट्रांस का कम होगा। आप ढेरों सारे उदाहरण बना सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने ये उदाहरण बनाया। अब मैं लगे हाथों आपको एक और काम की बात बताता हूं बच्चों कि हमने क्या बोला अभी, सिस का ज़्यादा होगा और ट्रांस का कम होगा। अब जरा एक एग्जाम्पल लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये मैं डबली बॉन्डेड कार्बन लेता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन। नाउ व्हाट यू सी बच्चों, दिस इज अ सिस और यू कैन से बच्चों सिन अल्कीन। एंड लेट मी टेक इट्स वन मोर एग्जाम्पल, इसी का आइसोमर, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ व्हाट यू सी बच्चों, हियर यू कैन सी इस हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, इस हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, इस कार्बन क्लोरीन का ऐसा और इसका ऐसा, कुछ ऐसा आएगा बच्चों। देखिए हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, मिथाइल कार्बन का ऐसा और कार्बन क्लोरीन का ऐसा, ये कुछ होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो क्या ये जीरो हो पाएगा, ये जीरो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पर पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 मान लूँ, इसकी वैल्यू 1.5 मान लूँ, इसकी वैल्यू 1 मान लूँ, इसकी वैल्यू 2 मान लूँ, तो यहाँ पिक्चर कैसी बनेगी बच्चों, ये वाला डायपोल मोमेंट आएगा 3 मैग्नीट्यूड का और ये वाला डायपोल मोमेंट आएगा बच्चों 0.5 मैग्नीट्यूड का। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर भाई ये हाइड्रोजन कार्बन को मैं 1 मान लूँ, 1 डिवाई मैंने मान लिया, ये 1 डिवाई मान लिया, ये 1.5 या 2, तो 1 और 2 का रिजल्टेंट बच्चों 3 इस डायरेक्शन में हो गया और ये 0.5 हो गया। सो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। एंड आई कैन से कि इसका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। आई कैन से दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। ये तो अवश्यम भावी रूप से आप समझ लीजिए बच्चों कि सिस का कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पोलर ही मिलेगा, हमेशा पोलर ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो क्या पाता हूँ कि साहब इस हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, इस हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा, ये कुछ आया साहब, कुछ इस तरह से आ गया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ मिथाइल कार्बन का ऐसा और ये कार्बन क्लोरीन का ऐसा। अब यहाँ क्या पिक्चर बनकर आ रही है बच्चों, यहाँ क्या पिक्चर बनकर आ रही है, एक सेकेंड बच्चों, ये 1 और ये 1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, These two have cancelled each other। और यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू जो है 1.5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ एक ही डायपोल मूवमेंट आ रहा है बच्चों 3.5 मैग्नीट्यूड का, और यहाँ 3 और 0.5 का मैग्नीट्यूड, 3 और 0.5 का मैग्नीट्यूड आएगा, जबकि वहाँ पर केवल एक ही 3.5 आया। अब क्या होगा, अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड था, सिस था, और ये कौन सा कंपाउंड था बच्चों, ट्रांस था। तो मैं ये बार बार आपसे इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, मैं ये उन्हीं चीज़ों पर स्ट्रेस देता हूँ जिन पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रांस का जीरो होता है, लेकिन नहीं होता, हमेशा नहीं होता। जनरलाइज में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ होता है, वो भी सिमेट्रिक है, तो अदरवाइज नहीं होगा। फिर कई लोग ये बोलते हैं कि सिस का ज़्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा, तो चलिए उसकी पुष्टि कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 और 0.5 का जो रिजल्टेंट आएगा वो निश्चित रूप से बच्चों 3.5 से कम होगा। शायद आपको ध्यान हो बच्चों कि दो क्वांटिटीज का जो रिजल्टेंट होता था वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा होता है। आपको ध्यान हो बच्चों दो क्वांटिटीज का रिजल्टेंट, बशर्ते कि एक p हो और एक q हो, तो ये होता है। और ये भी आपको पता है बच्चों की जो रिजल्टेंट होता है डेट लाइज समवेयर इन बिटवीन p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू। जो रिजल्टेंट होता है बच्चों वो p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के बीच होता है। फिजिक्स में वेक्टर्स में मैंने पढ़ा है भैया, अगर आपको ध्यान हो तो, और नहीं पढ़ा हो तो मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बोल चुका हूँ कि आप भैया पढ़िए, वेक्टर पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी। अब एक बात इसमें क्लियर है बच्चों कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 3.5 के बराबर भी तब हो पाता जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती। बच्चों दो क्वांटिटीज का रिजल्टेंट p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के बीच होता है, और p माइनस क्यू कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक तरफ p है और एक तरफ q है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तब। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जो डायरेक्शन p की है वही डायरेक्शन q की है, इफ द डायरेक्शंस आर सेम,
इफ द डायरेक्शंस आर सेम देन रिजल्टेंट इज p प्लस क्यू, दैट यू मस्ट बी नोइंग बच्चों। तो यहाँ क्या दोनों के डायरेक्शन अब सेम है? नहीं, तो इसलिए रिजल्टेंट 3.5 से छोटा आएगा, जबकि यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है 3.5 है। तो यहाँ क्या पा रहे हैं आप बच्चों? यहाँ ये पा रहे हैं कि सिस का कम होगा और ट्रांस का जो होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा। तो ये कहना भी गलत है बच्चों कि सिस का हमेशा ज़्यादा होता है और ट्रांस का हमेशा कम होता है। ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत है कि ट्रांस का हमेशा 0 होता है, बिल्कुल कंफर्म बात। और ये कहना कि सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस का कम, ये भी गलत है। एक्चुअली दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समटाइम्स सिस का ज़्यादा होगा, समटाइम्स ट्रांस का ज़्यादा होगा। पर एक बात अवश्य भावी रूप से बोल सकता हूँ बच्चों कि ज़्यादा स्थितियों में आपको यही केस मिलेगा। इन मेजर ऑफ द केसेस यू विल फाइंड सिस कंपाउंड इज मोर पोलर इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांस, और दिस इज अ केस बच्चों जो कि थोड़ा कम मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं मिलता। दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड जेनरिक काइंड ऑफ थिंग बच्चों, बट दिस इज नॉट दैट जेनरिक काइंड ऑफ थिंग। ये तो मिलता ही मिलता है, ये मान लीजिए अवश्य भावी रूप से अधिकांश स्थितियों में मिलता है, पर ये नहीं मिलता। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस का ही हमेशा ज़्यादा हो, ट्रांस का भी ज़्यादा हो सकता है, बट वो बहुत कम केसेस में बच्चों मिला करता है। और डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होता है? जनरली सिस का होता है। और इसीलिए आप देखेंगे बच्चों, इतना भी आप एक और बात ध्यान दे लीजिए कि जिसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा बच्चों, हायर द डायपोल मूवमेंट, हायर द बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। ये एक बात ध्यान दीजिएगा, जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी कुछ स्थितियां जिनमें एक्सेप्शन नहीं है, अपने आप में अगर यूं कहूं कि वो अपने आप में एक एक्सेप्शनल बात है। अदरवाइज हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको जरूर मिलेगा बच्चों। बट जैसा मैं बोल रहा हूँ बच्चों की जनरलाइज में एक बात है हमारे पास में कि हायर द डायपोल मोमेंट, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। और इसी कारण से आप देखेंगे बच्चों मोस्टली सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट कम होता है। इसलिए जरूर लिखिएगा बच्चों मोस्टली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर, एज आई टोल्ड दीज आर आइसोमर्स। और किस तरह के आइसोमर्स होते हैं बच्चों? ये दीज टू आर बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्यामितीय समावयवी होते हैं। मोस्टली यू विल फाइंड that boiling point of cis isomer is larger than those of trans isomer. cis isomer का boiling point ज़्यादा होता है और trans isomer का boiling point बच्चों कम होता है। पर मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूँ, मोस्टली, जनरली, सामान्यतः, प्रायः, अधिकांशतः ऐसा होता है। The compound which is having more dipole moment will have more boiling point, and the compound which is having less more dipole moment will have less boiling point. It is why we can say that boiling point of cis compound is more than that of trans compound. एक बात। और दूसरी बात बच्चों, आप देखिए जो सिस कंपाउंड होता है उसमें सेम ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जबकि ट्रांस में अपोजिट साइड आते हैं। और जो सेम ग्रुप होते हैं बच्चों, फिर भले वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, वो क्लोरीन क्लोरीन हो, वो मिथाइल मिथाइल हो, वो इथाइल इथाइल हो, सेम ग्रुप एक दूसरे को सदैव बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बच्चों रिपल करते हैं। सेम ग्रुप जो होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित किया करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, सिस कंपाउंड में सेम ग्रुप आमने सामने आ गए तो निश्चित बात है इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो वो एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली रिपल करेंगे। रिपल्शन यहाँ भी होगा, रिपल्शन ट्रांस में भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल नहीं कर रहे हैं, पर हेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग। इस केस में रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, वो समान तरफ है। सो हेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग, हेयर रिपल्शन इज रिलेटिवली बच्चों वीक। यहाँ रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ रिपल्शन वीक है। और जब रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो एनर्जी ज़्यादा आएगी। और ये एक जनरलाइज नियम है बच्चों की, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी, ज़्यादा एनर्जी मतलब कम स्टेबिलिटी, स्थायित्व कम होगा बच्चों। एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है, ये दुनिया का नियम है बच्चों। कोई भी चीज़ हो, एनर्जी कम करोगे तो ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एलिमेंट्स ने बॉन्ड ही इसलिए बनाया था कि वो स्टेबल हो जाए, वो एनर्जी को कम कर ले बच्चों। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, रिपल्शन ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम रिपल्शन ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा रिपल्शन कम, डिस्टेंस और ज़्यादा रिपल्शन और भी कम। एंड सिंस दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड सो रिपल्शन इज स्ट्रॉन्ग
larger energy they have, lesser stability they have. So cis compound you will find is बच्चों less stable. cis compound less stable होते हैं और trans compound जो होते हैं बच्चों they are more stable. ट्रांस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, जबकि सिस कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वो ज़्यादा, सिस कंपाउंड लेस स्टेबल होंगे। और जो कंपाउंड कम स्टेबल होता है, जो कंपाउंड बच्चों कम स्टेबल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो दिस हैज़ बच्चों लेस मेल्टिंग पॉइंट वाइल दिस हैज़ बच्चों मोर मेल्टिंग पॉइंट। बिटवीन सिस एंड ट्रांस, ट्रांस हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट। Between cis and trans, trans has more melting point because trans is more stable in comparison of cis compound. मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं बच्चों, फिर से देखिए। सिस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है जनरली सिस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट बच्चों ज्यादा होता है, इसीलिए सिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों दैट इज को रिलेटेड टू डायपोल मोमेंट बच्चों। तो इसीलिए अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं बच्चों तो वो सिस का ज्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है, बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ सिस कंपाउंड इज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस कंपाउंड। जबकि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट सिस का कम होता है और ट्रांस का ज्यादा, बिकॉज इन ट्रांस कंपाउंड सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड, दे आर फार्दर फ्रॉम ईच अदर, रिपल्शन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर which you can expect in case of cis compound. So here repulsion is less, energy is less, stability is more, and the compound which is more stable has more melting point. And in case of cis compound, same groups are lying on the same side, they are closer to each other, distance between them is very less, repulsion between them is very strong, and it is why बच्चों repulsion अगर strong हो जाएगा ना तो फिर एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए बच्चों सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़रूरी, बहुत काम की संकल्पना है बच्चों, जो बिल्कुल कंठस्थ आपको रहना चाहिए, परीक्षाओं में बहुतों बार पूछी गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट के बारे में बच्चों बात करी है, अभी इसी को ही मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ आपको। हम लोग देखें बच्चों, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन आप केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। अब सपोज कीजिए बच्चों एक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू है बच्चों μ1 और दूसरे डायपोल मूवमेंट की वैल्यू है बच्चों μ2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं बीच में होगा, लेट इट बी म्यू, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट म्यू होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। एक डायपोल मूवमेंट बच्चों μ1 है, दूसरा डायपोल मूवमेंट बच्चों μ2 है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट होगा बच्चों वो रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा होगा, वेयर μ1 μ2 आर देयर इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स व्हाइल थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा उनके बीच का कोण है बच्चों, और यहाँ पर आपके पास में। और एक बात आप समझ लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाते हैं बच्चों वैसे वैसे जो म्यू है ना वो कम होते जाता है, रिजल्टेंट कम होते जाता है। आप कॉस थीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर थीटा 0 तो कॉस 0 1, देखिए अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, आप थीटा की वैल्यू 45 कीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू जो है साहब कॉस 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, आप थीटा की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री कीजिए, कॉस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, और बच्चों आप थीटा की वैल्यू 90 कीजिए, कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0। आप कुल मिलाकर क्या पा रहे हैं बच्चों, आप कुल मिलाकर ये पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है 0 30 45 60 90, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। 0 पर कॉस की वैल्यू 1 है और 90 पर कॉस की वैल्यू 0 है। एज यू आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा बच्चों डिक्रीज होता है। ये मैथमेटिकल ग्राफ वगैरह से भी हम समझ सकते हैं, बट अभी मैं ये मान लेता हूँ कि आपने वो ग्राफ वगैरह नहीं पढ़े हैं भैया। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब आप इन दोनों के बीच का एंगल जैसे जैसे बढ़ाएंगे इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कम होगा। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं ना कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएं तो साहब जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़्यादा आएगा,
दोनों से ही ज़्यादा आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, μ1 प्लस μ2। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शंस बच्चों अपोजिट हैं, इफ द डायरेक्शंस आर अपोजिट, तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों इस केस में वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस निकालते समय दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। ये आपको संभवतः पता है बच्चों। एनीवेज, सो ये पिक्चर बनती है बच्चों, और उसी आधार पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए साहब, हम बेंजीन का एक डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों, ये बेंजीन, और ये मैंने बेंजीन का ये जो कंपाउंड है बच्चों, इससे हम लोग कहा करते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इससे बच्चों एक और नाम से पुकारा जाता है ऑर्थो, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसे 1,2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आईयूपीएसी नंबरिंग करेंगे बच्चों तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक डायपोल मोमेंट ऐसा है और एक डायपोल मोमेंट ऐसा है, और इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों 60 डिग्री है। कोई भी दो एडजेसेंट पोजीशंस के बीच में अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री वगैरह लगाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल आएगा। अब इसी का एक और डेरिवेटिव बच्चों, इसी का एक और आइसोमर मैं बनाता हूं। यहाँ पर देखिए, ये क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, एंड व्हाट इज दिस बच्चों, इसका नाम जो है, इसका नाम होगा बच्चों 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसे दूसरी भाषा में बच्चों मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऐसा होगा और एक डायपोल मोमेंट बच्चों ऐसा होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा बच्चों 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। और इसी का एक और आइसोमर मैं बनाता हूं बच्चों, ये लीजिए बच्चों, ये Cl और ये Cl, इसका जो नाम है बच्चों, इसको आईयूपीएसी में अगर मैं इसको नाम करना चाहूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है। चूंकि ये 1,3 पोजीशन पे थे इसीलिए इसको नाम दिया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका जो नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका, वी विल कॉल दिस कंपाउंड एज बच्चों 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। व्हाट इज दिस, दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसे दूसरी भाषा में बच्चों हम लोग पैरा, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। जब बिल्कुल अपोजिट जुड़े होते हैं बच्चों तो उसे पैरा कहते हैं, जब बिल्कुल एडजेसेंट यानी 1,2 होते हैं तो उसे ऑर्थो, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब एक पोजीशन छोड़ के होते हैं तो उसे 1,3 यानी कि मेटा, और ये पैरा। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो एक डायपोल मूवमेंट बच्चों ऊपर की तरफ होगा और एक डायपोल मूवमेंट बच्चों नीचे की तरफ होगा। अब अगर मैं इन तीनों को बच्चों डायपोल मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो एंगल आ रहा है बच्चों वो 180 आ रहा है, और एक बात और भी आप समझ सकते हैं कि जितना डायपोल मूवमेंट ऊपर है उतना डायपोल मूवमेंट नीचे है, और जब जितना ऊपर उतना नीचे तो ये कैंसिल होके इस केस में तो जो नेट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 0। इस केस में जो नेट डायपोल मूवमेंट आ रहा है बच्चों वो 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड कंपाउंड, और ये कौन सा कंपाउंड बच्चों, थर्ड कंपाउंड। नाउ इफ आई वांट टू अरेंज दीज 3 इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मूवमेंट, तो यहाँ तो नेटो 0 हो गया, आपने को समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल 0 हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, वहाँ 120 डिग्री का एंगल है, और एक बिल्कुल ठप्पा दिमाग में चिपका लीजिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिजल्टेंट कम होगा। तो थीटा सबसे कम किस में बच्चों, आप यूँ समझिए, सबसे कम थीटा है पहले केस में, दूसरे केस में थीटा बच्चों ज़्यादा है, और तीसरे केस में बच्चों थीटा और ज़्यादा है। बच्चों पहले केस में थीटा था 60 डिग्री, दूसरे केस में था 120 डिग्री, और तीसरे केस में 180 डिग्री। और थीटा बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट कम होगा, तो पहले वाले का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा, दूसरे वाले का डायपोल मूवमेंट कम, और तीसरे वाले का डायपोल मूवमेंट बच्चों और भी कम। जब थीटा सबसे कम था 60 डिग्री, तो इस केस में रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा, यहाँ रिजल्टेंट कम आएगा, और यहाँ रिजल्टेंट और भी कम आएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों, क्योंकि जिसका थीटा ज़्यादा म्यू कम। चलिए हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए बच्चों कि थीटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो म्यू है, जो डायपोल मूवमेंट है बच्चों, वो कम होते जाएगा। अब यहाँ इसी पर बेस्ड एक और चलिए हम लोग करते हैं बच्चों, ये लीजिए इधर
बच्चों वही, चलिए फटाफट हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बच्चों, ये इनको जो ये जो बने हुए हैं बच्चों, इन्हें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन्हें फिनॉल्स कहा जाता है बच्चों। ये फिनॉल्स हैं और ये फिनॉल्स के भी और आगे के डेरिवेटिव्स हैं। और चलिए यहाँ पर बच्चों वो तो पहले सेम बना दिए, मैं करेक्शन किए देता हूँ। चलिए ये साहब OH। अब ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड और ये थर्ड कंपाउंड। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब इनके डायपोल मोमेंट्स को मुझे लिखना है बच्चों। तो क्या होगा, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सी, आपको पता होगा बच्चों कार्बन पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप नेगेटिव होता है। तो यहाँ डायपोल मोमेंट ऐसा, एक डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा और दूसरा डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा। यहाँ एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, दूसरा डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, और यहाँ एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, एक डायपोल मोमेंट ऐसा होगा। तो उस आधार पर क्या हम पाएंगे, यहाँ जो एंगल आएगा बच्चों वो 60 डिग्री आएगा। यहाँ एंगल आप ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो 120 डिग्री, और यहाँ तो क्लियर दिख रहा है बच्चों 180 डिग्री। और जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाता है वैसे वैसे म्यू कम होते जाता है। सो पहले केस में म्यू ज़्यादा होगा, दूसरे केस में म्यू कम होगा, और तीसरे केस में म्यू माशाअल्लाह 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। सो आपने यहाँ पर भी क्या देखा, पैरा वाले का 0 आया, यहाँ पर भी क्या देखा, पैरा वाले का 0 आया। होप आपको मेरी बात ये समझ में आ चुकी होगी। कोई मैंने बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स, कठिन बात नहीं करी बच्चों। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ऐसा ही और उदाहरण देखते हैं। ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इधर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा बच्चों, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, और इसी का एक और आइसोमर बनाता हूँ, पोजीशन आइसोमर जिन्हें कहते हैं हम लोग। ये CH3 बच्चों, ये भी CH3, और तीसरा बच्चों मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये लीजिए, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब इन सबको अगर आप देखें बच्चों तो आप क्या पाते हैं, यहाँ पर एक डायपोल, अब बिटवीन कार्बन एंड मिथाइल, कार्बन नेगेटिव होता है और मिथाइल पॉजिटिव होता है। तो पहले वाले का डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा और दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट जो है बच्चों वो ऐसा आएगा, कुछ इस तरह से होगा। देखिए पहले वाले का नीचे और दूसरे वाले का नीचे। तो अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखें, या यूँ देखिए, पहले वाले का डायपोल मोमेंट जो है साहब वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और दूसरे वाले का इस तरफ आ रहा है। तो एंगल अगर इनके बीच में निकालेंगे तो ये कुछ सिचुएशन बनेगी। और इधर देखिए बच्चों, पहले वाले का नीचे और दूसरे वाले का बच्चों ऐसा ऊपर आएगा, ये आएगा बच्चों। और यहाँ पर एक ऊपर वाले का नीचे की तरफ और नीचे वाले का ऊपर की तरफ, यही कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। यहाँ मिथाइल कार्बन का नीचे और यहाँ मिथाइल कार्बन का नीचे, यहाँ पर मिथाइल कार्बन का नीचे, और ये बच्चों इस तरह से, और यहाँ इस तरह से आएगा। अब यहाँ तो क्लियर आपको दिख रहा है बच्चों एंगल जो है वो 180 डिग्री है, और यहाँ एंगल 60 डिग्री होगा, और यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों। सबसे पहली बात तो आपको ये वाला एंगल काउंट नहीं करना, ये वाला एंगल काउंट नहीं करना। जब भी कभी कोई दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल निकालते हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी कभी कोई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हो तो दोनों के जो एरोज हैं, दोनों के जो तीर के चिन्ह हैं बच्चों, वो विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। अब यहाँ सॉरी, दोनों के एरो बाहर निकलते हुए होना चाहिए। जब भी कभी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकालते हैं तो उनके एरोज हमेशा बाहर की तरफ जाते हुए होने चाहिए। अब जैसे ये देखिए, इसमें जो था एक की डायरेक्शन ऐसी थी नीचे और दूसरे की डायरेक्शन ऐसी थी, ऐसा ही कुछ था। अगर मैं इसी डायग्राम को, हो सकता है मैं ऐसे भी बनाऊं कि इसकी डायरेक्शन सर नीचे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा। मैं फर्स्ट वाले का ही बता रहा हूं, इसका एरो बच्चों नीचे आएगा, एक सेकंड, ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा। अब इनको अगर मैं देखूं तो ये ऐसा रहेगा। अब एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, एंगल निकालने के लिए बच्चों दोनों के एरो बाहर की तरफ होना चाहिए। अब अगर मैं इस पॉइंट पर एरो एंगल निकालूंगा तो वो निकालना गलत है, क्योंकि एक एरो अंदर आ रहा है और एक एरो बाहर जा रहा है। If you are determining angle at this position, then it is absolutely wrong, because one arrow is entering while one arrow is going outward. So this is wrong. So what to do? आप एक एरो को ऐसा ले लीजिए, दूसरे एरो को आप ऐसा ले लीजिए बच्चों, एक एरो ऐसा और दूसरा एरो ऐसा,
बढ़ा दीजिए, आपने उसी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑब्वियसली एंगल कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। अब वही काम मैं यहाँ पे करता हूँ, एक एरो नीचे की तरफ आया और एक एरो ऐसे गया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए भाई, कीपिंग डायरेक्शन सेम। ये नीचे की तरफ था ना, ये नीचे की तरफ था ना, नीचे की तरफ था, मैंने उसको नीचे ही रखा, और ये ऊपर था ना, मैंने वैसा का वैसे ही रखा। लेकिन अब क्या हो गया, अब मैं एंगल निकाल सकता हूँ। ये वाला एंगल निकालना बच्चों गलत है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर आप एंगल निकालते हो तो ये क्यों गलत है, बिकॉज एक एरो अंदर आ रहा है और एक एरो बाहर जा रहा है। एक एरो बच्चों अंदर आ रहा है और एक एरो बाहर जा रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। लेकिन यदि मैं ऐसा कर देता हूं, ये लीजिए, तो अब दोनों बाहर की तरफ हो गए, और ये एंगल आप निकालेंगे बच्चों 120 डिग्री आएगा और वो 180 डिग्री आएगा। और जब एंगल बढ़ते जाएंगे, इधर एंगल कम है इसलिए μ1 ज़्यादा होगा, इधर एंगल कम है और इधर और भी कम है। तो कुल मिलाकर आप कंक्लूजन क्या पा रहे हैं बच्चों, कंक्लूजन आप ये पा रहे हैं कि आप हर बार देखिए, आप जो पैरा पोजीशन है उस पर 0 मिल रहा है, आपको पैरा पोजीशन पे 0 मिल रहा है। आप देखिए ना, इससे पिछला वाला भी जो मैंने बनाया डाइक्लोरो वाला, फिर ये डाई अल्कोहल बनाया और ये डाई मिथाइल वाला बनाया, आप देख लीजिए सब में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एंगल निकालते समय बच्चों, ये एक एरो ऐसा आया, एक एरो ऐसा आया, डायग्राम ऐसा बना था, एक एरो नीचे की तरफ, एक एरो ऐसे की तरफ। अब मैं ये वाला एंगल यहाँ वाला एंगल नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक एरो अंदर आ रहा है जबकि एक एरो बाहर जा रहा है। सो दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। दोनों एरो बाहर निकलना चाहिए, दोनों एरो बच्चों। ये जैसे अगर मान लीजिए, अगर मुझे बोला जाए कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल नहीं होगा, ये ऐसा लिया और ये ऐसा लिया। अब ये वाला एंगल लीजिए, यू नीड टू टेक दिस एंगल, आपको ये वाला एंगल देना है। बिल्कुल वैसे ही, अब यहाँ पर एक एरो नीचे था, एक एरो ऐसा था, तो आप उसको आगे बढ़ा दीजिए और ये एंगल आ जाएगा। अब ये एंगल सही है। लाइकवाइज एक एरो अंदर जा रहा है, एक एरो बाहर जा रहा है, तो आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे, आप ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि दोनों एरो बाहर निकलते हुए होना चाहिए। और वहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा तो किस तरीके से ये प्रक्रिया की जाती है। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों मेरे ख्याल से। और कुल मिलाकर इन तीनों उदाहरणों में आपने एक बात पाई बच्चों कि ट्रांस का डायपोल मूवमेंट जो है बच्चों वो 0 है। भाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे ना बराबर, और इसलिए 0 आ जाएगा, जबकि सिस का नॉन 0 है। अब तो हम लोग इस बेसिस पे कंक्लूजन निकाल देते हैं बच्चों, एक निष्कर्ष निकाल देते हैं कि सर जो पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड होंगे, यानी कि जो 1,4 वाले होंगे, यानी कि जो बिल्कुल अपोजिट वाले होंगे, उनमें जो डायपोल मूवमेंट होगा साहब वो 0 होगा। ये हम लोग शायद कंक्लूजन निकालते हैं। अब थोड़ा सा एक अलग उदाहरण मैं आपको लेके बताता हूं बच्चों। मैं एक और कंपाउंड लेता हूं, Cl और O, एक सेकेंड, Cl और बच्चों यहाँ पर CH3 ले लेते हैं। चलिए, ये आर्थो लिया, ये Cl और यहाँ CH3, ये मेटा लिया, और यहाँ पर ये लीजिए साहब, ये Cl और ये CH3, ये पैरा लिया। ये पहला वाला कौन सा कंपाउंड है बच्चों, ऑर्थो। दूसरा वाला कौन सा, मेटा। तीसरा वाला कौन सा, पैरा। इसे 1,2 पोजीशन, इसे 1,3 पोजीशन, इसे 1,4 पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पर जरा डायपोल मोमेंट के बारे में अपन देखें बच्चों, तो जरा देखिए, ये जो कार्बन क्लोरीन का है बच्चों वो ऐसा रहेगा, कार्बन मिथाइल का ऐसा रहेगा। यहाँ कार्बन क्लोरीन का ऐसा रहेगा, कार्बन मिथाइल का ऐसा रहेगा। यहाँ कार्बन क्लोरीन का ऐसा रहेगा, कार्बन मिथाइल का ऐसा रहेगा। बिकॉज बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव। बिटवीन मिथाइल एंड कार्बन, मिथाइल इज पॉजिटिव, क्लोरीन इज नेगेटिव। तो यहाँ अगर डायपोल मूवमेंट देखें बच्चों, तो एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है और एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है। यही पिक्चर बनकर आ रही है। एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है ऊपर और एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है, ऐसी। और एरो हमेशा जब भी निकलते हैं दोनों के, आपको एंगल निकालना तो बाहर की तरफ होना चाहिए। लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है और एक डायपोल मूवमेंट ऐसा है बच्चों, एक डायपोल मूवमेंट ऐसा और एक ऐसा। और यहाँ देखा जाए बच्चों तो एक ऊपर और दूसरा भी ऊपर, ये लीजिए, दोनों ऊपर की डायरेक्शन में। पहला वाला डायपोल मूवमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे वाला डायपोल मूवमेंट भी ऊपर की ही डायरेक्शन में है। और इस तरीके से क्या पाएंगे, व्हाट इज दिस एंगल 120 डिग्री, व्हाट इज दिस एंगल
60 डिग्री एंड व्हाट इज दिस एंगल 180 डिग्री। यहां गलती कर गया बच्चों, 180 डिग्री क्यों होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच में एंगल बच्चों 0 होगा। मैं डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूं, 0 डिग्री होगा बच्चों, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। ये लीजिए, तो यहां क्या पा रहे हैं बच्चों आप, यहां एंगल 120 है, यहां 60 है, यहां 0 है। समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए ये कार्बन क्लोरीन का ऊपर और ये ऐसा, अब एंगल निकालेंगे ज्योमेट्री से आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो 120 60 और ये, तो अब जहां एंगल ज्यादा वहां डायपोल मोमेंट कम, तो यहां बच्चों μ1 की वैल्यू कम होगी, μ2 की वैल्यू ज्यादा होगी और μ3 की वैल्यू बच्चों और भी ज्यादा होगी। μ1 की वैल्यू कम होगी, μ2 की वैल्यू ज्यादा होगी और μ3 की वैल्यू और ज्यादा होगी, क्योंकि यहां दोनों की डायरेक्शन बच्चों सेम आ चुकी, दोनों की डायरेक्शन सेम आ चुकी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम आ चुकी, इसलिए ऐड हो गए। इन दोनों में 60 डिग्री था इसलिए थोड़ा सा कम हो गया और 120 पे और भी कम हो जाएगा। तो ये कहना कि पैरा का हमेशा 0 होता है, कहना गलत होगा बच्चों। पिछले 3 केस में पैरा का 0 आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि जो ग्रुप इधर था वही ग्रुप इधर था, इधर Cl इधर Cl इधर OH इधर OH इधर CH3 इधर CH3। तो ये कहना बच्चों कतई सही नहीं है कि पैरा का हमेशा 0 होता है, कभी नहीं भी होता है। भाई अगर सेम ग्रुप आ गए तो 0 है, लेकिन डिफरेंट आ गए तो फिर नहीं कह सकते कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा बच्चों। तो ये भी देखना, अभी मैं इवन ये भी कर लूँ, चलो ये पैरा में देखो, अगर मैं डिफरेंट ग्रुप्स से जोड़ने हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स में बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ClOH, यहाँ पर ये भी तो सिचुएशन है बच्चों। अब इसमें एक डायपोल मोमेंट ऊपर होगा और एक डायपोल मोमेंट नीचे होगा, दोनों अपोजिट होंगे, लेकिन क्या नेट 0 होगा, नेट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन वैल्यूज सेम नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ इसी के आर्थो पैरा वगैरह का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो आर्थो पैरा में, इसके आर्थो वाले में, चलिए मैं बता ही देता हूं, यहाँ पर फटाफट जरा लिखिएगा बच्चों, ये Cl ये OH और ये बच्चों आपके पास में Cl और बच्चों ये OH। अब यहाँ एंगल अगर आप निकालेंगे, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा, यहाँ एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा और यहाँ अपोजिट आ गए। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल 120 डिग्री आ जाएगा और ये वाला एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स μ1 ज़्यादा आएगा μ2 कम, क्योंकि यहाँ एंगल कम है डायपोल मोमेंट ज़्यादा, यहाँ एंगल ज़्यादा डायपोल मोमेंट कम, यहाँ एंगल और ज़्यादा डायपोल मोमेंट और भी कम। एंगल बढ़ते जा रहा है, डायपोल मोमेंट कम होते जा रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि पैरा का हमेशा 0 हो। हाँ, सिमेट्रिक ग्रुप अगर दोनों बाजू सेम ग्रुप आ जाते हैं तो फिर 0 आप कह सकते हो, सेम ग्रुप आ जाए तो, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा तो हो जाएगा। पर जैसे Cl OH OH CH3 आ गए तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी, क्योंकि अदरवाइज बच्चों कई बार इवन पैरा का नॉन 0 होता है और कई बार तो पैरा का ज़्यादा भी हो जाता है। पैरा का ज़्यादा हो गया, सिस का कम हो गया, पैरा का ज़्यादा हो गया, मेटा का कम और आर्थो का और भी कम। तो ऐसा कोई सर्वे सर्वा नियम नहीं है बच्चों कि पैरा का ही हमेशा कम होगा, कभी पैरा का ज़्यादा भी हो सकता है और ऐसा भी कोई सर्वे सर्वा नियम नहीं है कि पैरा का हमेशा 0 ही होगा, कभी कभी नॉन 0 भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं एक और उदाहरण लेता हूं, यहाँ पर ये एक कंपाउंड बच्चों NO2। अब ये कौन सा कंपाउंड है, पैरा डायनाइट्रोबेंजीन। पैरा डायनाइट्रोबेंजीन बच्चों, इसका कितना होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड आ गए। सो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट on this side is dipole moment on this side, so they are cancelling each other and their magnitudes are same, their directions are opposite, they are cancelling each other completely, so net obtained is 0, simple। अब मैं आपको बच्चों एक और उदाहरण बताता हूं, यहां पर ये मैं इधर मिटा रहे देता हूं, एक सेकंड, इसको मैं बच्चों मिटा रहे देता हूं और हम देखें। अगर हमने एक बहुत सिंपल सा नियम पढ़ा बच्चों की पैरा का डायपोल मोमेंट 0 होगा अगर दोनों ग्रुप्स सेम हो, मतलब यूं कहा जाए कि सिमेट्रिक हो। अब जैसे ये देखिए बच्चों, ये यहां पर जो है बच्चों मिथॉक्सी ग्रुप,
और ये भी बच्चों मिथॉक्सी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? मिथॉक्सी। अब इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इस वाले का डायपोल मोमेंट होगा बच्चों ऊपर, इस वाले का डायपोल मोमेंट होगा नीचे, और वैल्यूज भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा। और नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा मतलब दिस इज अ मॉलिक्यूल बच्चों जो कि नॉन पोलर होगा। ये नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों। मैंने कोई नई बात तो करी नहीं है, आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि ये नॉन पोलर है और ये 0 है। ये भी जैसे नॉन 0 है तो ये नॉन पोलर है। ये लीजिए, अरे भाई पैरा में अगर सेम ग्रुप आ जाए तो 0 हो जाता है, ये आप लोगों ने देखा, ठीक बात। लेकिन बच्चों मैं एक काम की बात आपको बताऊं, यहां जो आपने सोचा था वो मिला, लेकिन यहां जो आपने सोचा था बच्चों वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? द मॉलिक्यूल इज नॉट having that dipole moment 0. It has some finite value of dipole moment except 0. It is a polar molecule. अभी थोड़ी देर पहले आपने कंक्लूजन निकाला कि अगर पैरा पोजीशन पर सेम ग्रुप्स आ जाएं तो फिर 0 होता है। Cl Cl OH OH NH2 NH2 मिथाइल मिथाइल NO2 NO2, देखे सेम ग्रुप आ जाए तो 0 होता है। यही आपने देखा बच्चों, पैरा पोजीशन पर अगर सिमिलर ग्रुप आ जाए तो 0, Cl Cl OH OH NH2 NH2 NO2 NO2 वगैरह वगैरह। वैसा यहाँ पर भी आपके दिमाग में आया, पर बच्चों जब प्रायोगिक रूप से चेक करा गया तो ये 0 नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बकायदा 0 मिला क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही मिला बच्चों। यहाँ पर ये N, ये O और ये O, ये लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये N और ये O सारे के सारे बिल्कुल अपोजिट हैं, सारे के सारे अपोजिट हैं बच्चों। जैसा ये वैसा ये कैंसल हो गए। लाइकवाइज बच्चों जैसा ये वैसा ये कैंसल हो गए बच्चों, और जैसा ये वैसा ये कैंसिल हो गए बच्चों। कार्बन नाइट्रोजन का बनाया तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गए, फिनिश फिनिश 0 आ गया। ऐसा ही कुछ आ रहा है। अब यहां पर भी तो वही चीज मैंने सोची, मैंने क्या गलत सोचा भाई, पैरा पोजीशन पर सेम ग्रुप होंगे 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। और वो क्यों नहीं होता अब उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये O और ये O और ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती तो फिर होता ये कि इसका एक सेकंड, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती तो ये ऐसे हो जाते और साथ में बच्चों ये ऐसे हो जाते, मतलब कैंसिल हो जाते और 0 हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मिला। क्या मिला? वो ऐसा कुछ मिला बच्चों, ये लीजिए O और ये CH3 और यहाँ पर भी बच्चों O और ये CH3 और यहाँ डायपोल मूवमेंट बच्चों ऐसा रहेगा, यहाँ डायपोल मूवमेंट ऐसा रहेगा। ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कार्बन ऑक्सीजन वाले, पर ये दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा और इसी कारण से बच्चों इसका नेट डायपोल मूवमेंट 0 नहीं आ रहा एंड इट इज फाउंड टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चों। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग, मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि वी मेक सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस। हम कुछ प्रेडिक्शंस लगाते हैं, ऐसा कुछ होगा, प्रेडिक्शन सही बैठ गया, क्या बात करी है बाबा। लेकिन अगर प्रेडिक्शन नहीं बैठा तो फिर जो मिलता है उसका रीजन ढूंढा जाता है। अब आपने बोला यार सेम ग्रुप आ रहे हैं, आप हर बार 0 0 0 0 पा रहे हो पैरा पोजीशन पे, आप बोलते तो झट से 0, आपने कोई गलती नहीं करी, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। लेकिन जब मैंने चेक करा तो दिक्कत हो गई, वहां पे 0 नहीं मिला, वहां 0 नहीं मिला, यहां मिला। मेरा प्रेडिक्शन सही जा रहा था, प्रेडिक्शन सही बैठ रहा था, लेकिन जब मैंने यहां चेक करा तो मुझे 0 नहीं मिला। तो उसके पीछे रीजन ढूंढा गया, क्या सोचा गया, ये रीजन है साहब, ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने जैसा पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था बच्चों कि एक्चुअली ये जो डायपोल मूवमेंट होता है दिस हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग, इन डिटरमाइनिंग, इन नोइंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मुझे बताने में बच्चों मदद करता है, सहायता करता है।
अगर मैं तो यही सोच के चला था जीरो है, जब वो जीरो नहीं मिला तो मैंने घंटी बजाई, क्या है यार दोनों तरफ है तो मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। ये जो एक्सेप्शनल बातें हैं, मैं हमेशा बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये जो एक्सेप्शनल बातें हैं बच्चों, ये परीक्षाओं में जनरली पूछी जाती हैं, क्योंकि जो केमिस्ट्री है बच्चों वो कॉन्सेप्चुअल जितना है उतना ही बच्चों वो नॉलेज बेस्ड भी है। सो नॉलेज लेवल आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। जो भी कुछ लिख रहा हूँ आपकी कॉपी में, आपके दिमाग में लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको बच्चों और काम की बात बताता हूँ। यहाँ पर एक और काम की बात, ये मैंने क्लोरीन लिया, ये मैंने क्लोरीन लिया। अब इसका जब हमने थ्योरेटिकली हमने जो इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करा, वो कुछ भी हमको साफ म्यू थ्योरेटिकली हमको जो मिला वो, और जब मैंने प्रैक्टिकली या यूं कहा जाए कि जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट था, जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट था वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कम पाया गया। थ्योरेटिकली मैं सोच रहा था, मैंने भाई कैलकुलेशन में लगा सकता हूँ, ये वाला डायपोल मोमेंट इतना, ये वाला डायपोल मोमेंट इतना, एंगल 60 डिग्री, दो का रिजल्टेंट निकालना इज नॉट अ बिग डील, यू कैन गो फॉर दैट, निकाल सकते हो। फार्मूला आपको पता है बच्चों, दो डायपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट जो है वो अंडर द रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा होता है। अब ये देखा गया कि थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशन लगा रहा हूं, मतलब इस फार्मूले से जो कैलकुलेशन लगा रहा हूं वो डायपोल मोमेंट ज्यादा है और ऑब्जर्व्ड कम है, प्रैक्टिकली उतना नहीं है। क्या कारण हो सकता है? हो सकता है मैंने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, इसलिए मैंने एक बार और कैलकुलेशन करके देखा, फिर वही आंसर आ रहा है, और प्रैक्टिकली करके देखता हूं तो अलग आंसर आ। हो सकता है मैं प्रैक्टिकल गलत कर रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया, फिर मुझे मालूम पड़ रहा है प्रैक्टिकली जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वो कम है और थ्योरेटिकली ज्यादा है। फिर 2-3 बार थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, हर बार वही बात, थ्योरेटिकल ज्यादा आता है, प्रैक्टिकल कम आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? अब उसके लिए मैंने मेरे दिमाग की घंटी बजाई, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अच्छा, दोनों क्लोरीन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और रिपल्शन के कारण इनके बीच में मैं सोच रहा था एंगल 60 डिग्री आएगा, पर एंगल 60 डिग्री नहीं, एंगल 60 डिग्री से ज्यादा आया, और जब एंगल 60 डिग्री से ज्यादा आएगा तो म्यू जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिलेगा बच्चों। थीटा बढ़ाते जाओ, म्यू कम हो रहा है। सो थीटा हम थ्योरेटिकली तो सोच रहे हैं कि बाबा एक म्यू ऐसा है, एक म्यू ऐसा है, एंगल 60 डिग्री है, पर भैया एंगल 60 डिग्री नहीं मिल रहा, 60 डिग्री से अलग मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और यही कारण है कि एंगल बढ़ गया, म्यू कम हो गया बच्चों। और यदि मैं ऐसा ही एक और काम की बात बताता हूं बच्चों आपको, इधर मैंने ले लिया बच्चों OH और इधर मैंने ले लिया फ्लोरीन। अब यहां मुझको बच्चों जो ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट मिल रहा है बच्चों वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। मैंने फिर थ्योरेटिकली फार्मूला लगाकर काम करके देखा, अलग मिल रहा है, प्रैक्टिकली करके देखा, अलग मिल रहा है, प्रैक्टिकली ज़्यादा मिल रहा है, थ्योरेटिकली कम मिल रहा है। तो फिर सोचा गया ऐसा क्यों, तो उसके पीछे फिर 2-3 बार करके देखा, बार बार वही मिल रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये OH और फ्लोरीन जो है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बला है बच्चों, हम ये आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसे हम बोला करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और इस कारण से इनके बीच में एंगल जो है बच्चों वो 60 डिग्री ना रहते हुए वो 60 डिग्री से बच्चों कम हो जाता है। और 60 डिग्री से कम हो जाने के कारण अगर थीटा कम कर दिया तो म्यू बढ़ जाता है, और इसी कारण से जितना म्यू मैं सोच रहा था मुझे उतना म्यू नहीं मिलता बच्चों, मुझे उस म्यू से कुछ डिफरेंट मिलता है, उस म्यू से बच्चों मुझे कुछ डिफरेंट मिलता। होप आपको मेरी बात जो है बच्चों वो समझ में आई होगी, हमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया। तो
ये कुछ काम की बातें हैं बच्चों, और एक्सेप्शनल बातें केमिस्ट्री में बहुत महत्व रखा करती हैं। कई बार नॉर्मली जो बातें होती है वही पूछ लेते हैं, हम एक्सेप्शन से कई बार इतने घबराए हुए होते हैं कि हमको लगता है ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। ये होता है बच्चों। अभी आपको शायद नहीं लग रहा हो, पर जब आप परीक्षा देंगे, जब आप टेस्ट वगैरह देंगे, तब आपको लगेगा कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछ सकते, लेकिन वो पूछ लिया करते हैं। तो हमसे पूछ कर तो पूछेंगे नहीं कि क्या पूछें भैया, आपको पूरी तरह से आश्वस्त रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये एक्सेप्शन पता है, ये नहीं हो, ये एक्सेप्ट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कुछ है। तो दैट हैज़ टू बी बच्चों रिमेंबर्ड ऑलवेज। ये एक बहुत काम की बात है बच्चों। और इस फार्मूले के ऊपर कभी कभार सम्स आ जाते होते हैं। सम्स, इस फार्मूले, जैसे हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में बकायदा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के ऊपर काम करा। ऐसे कई बार क्या होता है बच्चों, आपसे जो है इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए, जैसे आपको दे रखा है बच्चों H2O, H2O का जो डायपोल मोमेंट है वो है 1.85 डायऑप्टर बोल रहा हूँ, डिबाय, सॉरी, डायऑप्टर भी डी से लिखा जाता है, मैंने आपको बोला भी था बच्चों। वाटर का म्यू इतना है बच्चों, और वाटर में ये बोला है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो 0.94 एंगस्ट्रॉम है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो कितनी है, 0.94 एंगस्ट्रॉम। आपको बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चार्जेस कितने हैं वो बताने हैं। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चार्जेस कितने हैं आपको वो बताने हैं। वीडियो को पॉज करके करिए, देखिए क्या करेंगे बच्चों। यहाँ ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरह का सिचुएशन बनती है। ये लीजिए, ये लीजिए। अब आपको पता है बच्चों एक बात, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 105 डिग्री। एग्जैक्टली 105 नहीं लिखा करते हैं कुछ लोग, पर अपन 105 डिग्री ही मान लेते हैं। अब 105 डिग्री बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल है। अब यहाँ कैसी पिक्चर तुम्हारे सामने आएगी, कैसी पिक्चर हमारे सामने आएगी, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए साहब, अब इसमें एक डायपोल जो बन रहा है बच्चों वो ऐसा बन रहा है, और एक डायपोल बच्चों ऐसा बन रहा है। बच्चों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो इधर ऐसी होगी, इधर ऐसी होगी। ये लीजिए, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों, 105। और एक बात तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू μ1 है तो इसकी वैल्यू भी μ1 होगी। दोनों की वैल्यू μ1 होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि पहला भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का डायपोल है, दूसरा भी वही है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू है बच्चों 1.85, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, अंडर द रूट ऑफ μ1 स्क्वायर, दूसरा भी μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 cos 105 डिग्री। अब ये एक इक्वेशन बनेगी बच्चों, यू विल बी हैविंग दिस इक्वेशन, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेने के बाद में बच्चों आपके पास में μ1 आ जाएगा बाई चांस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच में एंगल 105 डिग्री है बच्चों। अब यहाँ से जो है cos 105 की वैल्यू जो है, एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट cos 105 की वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है बच्चों, उसके बगैर अपना काम हो नहीं पाएगा। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे या फिर आप जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती हैं उनका यूज़ करेंगे, लेकिन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी एग्जाम जो हमारे भारतवर्ष में होती है उसमें किसी में भी बच्चों साइंटिफिक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। कैलकुलेटर उसमें अलाउड नहीं होता बच्चों। मैंने शायद कंप्यूटर बोला था, अभी मेरे मुंह से शायद निकला था, वो स्लिपिंग ऑफ टंग होती रहती है मुझसे। हमारे को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है बच्चों, कम से कम प्रोग्रामेबल तो किसी भी एग्जाम में नहीं है, नॉन प्रोग्रामेबल भी नहीं है, आप ये मान के चलिएगा। तो आपको cos 105 की वैल्यू, अगर आप वो टेबल आपको मिल जाती है, टेबल बाजार में मिल जाती है, आपके बुक्स वगैरह में दे रखी होती है, जब जिस किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको निश्चित रूप से या तो cos 105 की वैल्यू वो देंगे, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देंगे जिससे आप cos 105 की वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या भैया, मैं उसको अभी को छोड़ देता हूँ, पर यह है कि दिस इज बिकमिंग एन इक्वेशन जिसमें आप देखिए μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 μ1 स्क्वायर प्लस ये भी 2 μ1 स्क्वायर इंटू cos 105। अब यहाँ cos 105 की वैल्यू आपको देंगे जो आप सॉल्व कर लेंगे, और इसको आप सॉल्व करके बच्चों यू विल गेट एन इक्वेशन जिससे आपको μ1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, μ1, मतलब इन दोनों का डायपोल मोमेंट या इन दोनों का डायपोल मोमेंट मिल गया।
अब आपको डायपोल मोमेंट मिल गया बच्चों, तो चार्जेस निकालना इज नॉट अ बिग डील। अब आप चार्जेस कैसे निकाल सकते हो? निश्चित रूप से बच्चों जो डायपोल मूवमेंट होता है वो आपने डायपोल मूवमेंट की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से सपोज करो वो x आ गई, वो निकाल लिया आपने इस इक्वेशन को फॉलो करके। अब डायपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, और ये ध्यान दीजिए बच्चों ये डिबाई में है तो ये भी डिबाई में आएगा। अगर ये डिबाई में म्यू आपने ये डिबाई में लिखा था तो ये भी डिबाई में आएगा, और चार्ज इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। और फिर डिबाई को आप कूलम मीटर में चेंज कर लीजिए, डिबाई को आप कूलम मीटर में चेंज कर लीजिए। और कूलम मीटर में एक डिबाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। तो वो जो भी वैल्यू आई आपकी यहां पर आप रखिए, रख दिया आपने। डिस्टेंस 0.94 एंगस्ट्रॉम है, 0.94 एंगस्ट्रॉम से आपके पास में डिस्टेंस आपने रख दी, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। और उसको मीटर में कन्वर्ट कर देने के बाद आप जो है साहब आपके पास में चार्ज आ जाएगा। होप आपको मेरी बात समझ में आई। थोड़ा सा कैलकुलेशन के मामले में बच्चों मैं काम नहीं करूंगा, मैं बहुत इस मामले में आलसी किस्म का प्राणी हूं, लेकिन आपको पूरी प्रोसीजर मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। आपने भैया आपसे बोला है कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर चार्जेस बताइए, तो बच्चों यहाँ जैसा डायपोल मूवमेंट ऐसा होगा वैसा ही इसका होगा। तो आपने दोनों की वैल्यू सेम होंगी, दोनों के बीच में 105 डिग्री, वो नहीं भी बोलेंगे तो अंडरस्टूड, आपको पता है बच्चों। रख दी वैल्यूज, μ1 आ गया और μ1 की वैल्यू x आ गई मान लीजिए, और वो डिबाई आई, और 1 डिबाई बराबर आप देख चुके हो बच्चों ऑलरेडी कितना होता है। जैसे म्यू की वैल्यू जो भी आ गई वो यहाँ रखेंगे, मान लीजिए से x डिबाई आई तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x, और डिबाई को आप चेंज करेंगे, 3.335 था मेरे ख्याल से 10⁻⁻30, ये कूलम मीटर में आएगा, और इज इक्वल टू चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 0.94 एंगस्ट्रॉम विच हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, आ गया। अब क्या करना है आपको? चार्ज निकालना है। चार्ज निकाल दिया। अब चार्ज निकाल देने के बाद में छोटा सा गेम और खेल लेते हैं अपन। अपने से बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पे चार्ज बताओ। अब आप एक बात समझिए बच्चों कि अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इधर वाले पे क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। तो ये जो चार्ज आएगा बच्चों, अगर हाइड्रोजन का चार्ज निकालेंगे तो वो तो Q आएगा, लेकिन बच्चों यदि आप ऑक्सीजन का चार्ज निकालेंगे तो वो 2Q आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे दोनों के कारण डायपोल बन रहा है, पहले वाले हाइड्रोजन के कारण भी और दूसरे वाले डायपोल के कारण भी। तो अगर वो केवल हाइड्रोजन पे पूछते हैं तो Q आ गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे पूछते हैं तो फिर गलती नहीं करना, क्योंकि कई लोग सारा कैलकुलेशन कर देंगे, लिख देंगे Q, लेकिन ऑक्सीजन पे कितना होगा बच्चों? 2Q, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन्स के कारण उस पर डायपोल बन रहा है। ये हो गया। और लगे हाथों चलिए अगर आपसे वो पोलर नेचर के बारे में पूछ लें, कितने % आयोनिक नेचर है, तो कितने % आयोनिक नेचर है, तो उसके लिए आप क्या करते होते बच्चों? आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालते होते थे? ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट अपॉन बच्चों हम जो थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट लेते हैं इनटू 100। अब ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट कितना है वो आपने निकाला, यहां से μ1 आया। ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट जो है वो आपने निकाला, कितना आया बच्चों? μ1। अभी आपने इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये तो नेट है, ये तो वाटर का है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का μ1 वो वैल्यू आपने निकाल दी, वो डिबाई में आई है, ध्यान दीजिए, उसको कूलम मीटर में चेंज कीजिए, और फिर डिनोमिनेटर में कितना 1.60। अभी अगर पूरा चार्ज होता तो इतना होता। डिस्टेंस कितनी बच्चों? 0.94 इंटू 10⁻⁻10, और ये μ1 जो आया बच्चों वो x आ गया मान लीजिए, तो वो x डिबाई आया है, दैट डिबाई हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू -30 होता था ना, कितना होता था बच्चों? आई डू नॉट रिमेंबर, हाँ 30, यस, ये into 100. So this will give you बच्चों percentage ionic character between oxygen and hydrogen. So such type of numerical may you may also have. तो अगर इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल भी बन जाता है, जनरली कई लोगों का ये मानना होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्या न्यूमेरिकल बनेंगे, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी बच्चों अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, इस लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको कई सारे एक्सेप्शंस बताए हैं, वो यहाँ पर और आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से छपे होने चाहिए।